हाँ हेलो। ठीक है मेरी आवाज। हाँ आ रही आ रही आ रही। सर पासवर्ड है 48 2VZJMW करके। अच्छा 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 अच्छा। ये मुझे लगता है क्योंकि मेरी आईडी से खुला हुआ, शायद मुझे लगता है कि मेरी आईडी का तो मेरा पासवर्ड होगा ना यहाँ पे तो। सर जो मीटिंग आशुतोष सर तो नहीं बनाए थे। हाँ आशुतोष सर नहीं बनाई है इसीलिए हाँ। हाँ सर तो आप लॉगिन किए तो ठीक है, लेकिन मीटिंग आईडी का पासवर्ड वही रहेगा जो आशुतोष सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई कहाँ थे हम? वो कर लिया था क्वेश्चन आप लोगों ने। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था यस मैंने। सर। हाँ। यस और सर हो गया था। आई थिंक किसी ने मेरे में रुद्राक्ष ने भेजा कि उज्जवल ने भेजा, ये मुझे पता नहीं। आप में से मेरे को एक आंसर भेजा था M2O3, वो सही था आंसर। ठीक है। सर हाँ, मैंने भेजा। रुद्राक्ष ने। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड बेटा। हाँ जी कहाँ थे हम? अब अब मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जैक्टली हाँ मैं क्वेश्चन करूँ क्या? उस क्वेश्चन को करना है उज्जवल? नो सर हो गया। हो गया, शाबाश बेटा शाबाश। एक्चुअल में मैं तो एक, मेरा कहने का मतलब ये है, उसमें एक इजी सी बात थी उसमें, एक मतलब हम इस तरीके से कर सकते हैं उसको। एक साइड तो उसमें एम और ओ दे रखा है, एम और ओ दे रखा है ना, और ये दूसरे में भी एम और ओ दे रखा है। ठीक है बच्चे। तो इसमें 50% दिया था मेटल और इसमें 50% दिया था मेटल। 50% मेटल होगा तो 50% ऑक्सीजन होगा। और एक्चुअल में आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये बाई मास होते हैं। कैसे होते हैं ये? बाई मास। और बेटा बाई मास को ना हम डायरेक्टली ले सकते हैं। यानी डायरेक्टली लेने का मतलब है 50 ग्राम इसको ले सकते हैं और 50 ग्राम इसको ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो 1 ग्राम के साथ कितना लगेगा? तो यहाँ से एक ही तो चाहिए ना मेरे को, एक ही हम चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना मिलेगा? 1 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी? 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह यहाँ पे कितना दे रखा था? 60% दे, आई थिंक 60% दे रखा था, 40% दे रखा था। 40। फोर्टी सर परसेंट मेटल का 40 था, हाँ ऑक्सीजन का 60 था। हाँ। ये 40% था और ये 60% हो जाएगा। तो ये 60% हो जाएगा। और बाई मास जब भी कहेगा ना, ये ट्रिक बहुत काम आएगी कि 40% बाई मास और 60% बाई मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 40 ग्राम ये है और 60 ग्राम ये है। समझ लें? तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? 1 ग्राम के लिए चाहिएगा हमें, 1 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिएगा? 1 ग्राम के लिए चाहिएगा 60/40। 60/40 यानी कितना हो जाएगा? 1.5 ग्राम। तो इसी तरह हम 2 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि M2O3, क्योंकि उसने कहा है सर वो टू एम का रेशियो 3:2 हो जाएगा, तो सिंपली M2O3 हो जाएगा। हाँ हाँ। तो हाँ ये 1.5 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अपने पास? ऑक्सीजन कितना? 3। 3 हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 2 ग्राम लूंगा तो 2 ग्राम में, क्योंकि दो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर सर रहे हैं होल नंबर रेशो बनाने, इंटीजर। हाँ इंटीजर बनाने के लिए। तो 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और अल्टीमेटली एक इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा अपने पास। और ये कितना हो जाएगा? 3 ग्राम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है M2O3 फॉर्मूला। O3। हाँ। चलिए मैं आगे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करता हूँ। मेन आज ये थे केमिकल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है आज हमें। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, एक्चुअली स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और कोशिश करता हूँ समझाने की। एक्चुअल में तुम्हें पता होगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग साल भर सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके सर। हाँ बिल्कुल नहीं चलेंगे एनसीईआरटी के बेसिस पर। आपको ऐसा मैं बता देता हूँ आपको, बात एनसीईआरटी के बेसिस की नहीं है। आप 11th में मेरे पास आए हैं तो मेरे पास स्कूल प्लस कराना है मेरे को। मैं दोनों में से एक भी चीज छोड़ यस के नहीं सर। चल मैं दोनों में से एक भी चीज छोड़ के नहीं चल सकता हूँ। मैं स्कूल छोड़ दूं
और केवल आईआईटी कराऊं, ये गलत हो जाएगा मेरे लिए। और मैं आईआईटी छोड़ दूं और स्कूल कराऊं, बिल्कुल वो गलत हो जाएगा, दोनों मेरे लिए गलत हो जाएंगे। देखो बेटा, आप कभी भी अपने से कंपेयर, मुझे नहीं पता कि आप अभी तक, मुझे इतना पता है कि आप ठीक लेवल में हैं मेरे साथ, मुझे इतना पता है। देखो, मैं हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, जितने टॉपिक तुम्हारे स्कूल के हैं जहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो टॉपिक कराने मेरे लिए बहुत जरूरी है, नंबर एक बात ये। नंबर टू, प्लस जो आईआईटी में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो कराने जरूरी है मेरे लिए। तो मैं दोनों चीजें करा के चलूंगा, उसकी दिक्कत मत लो तुम, ठीक है। अभी एक्चुअल में मेरा ये जनरल टॉपिक चल रहा है, सही बताऊं तो तुम्हें, ये जो पहला चैप्टर है ना स्टोइकोमेट्री का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एक जनरल टॉपिक चल रहा है। एनसीईआरटी में तो पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता हो, सच बात बताऊं मैं आपको, आपको लगता होगा कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में बेसिक चीज बता दूं आपको, कि अगर आप एनसीईआरटी को डीपली स्टडी कर लें और आईआईटी जेई मेन के और आईआईटी के क्वेश्चन लगा लें, बस इतना सफिशियंट है, मैं बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी केवल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज ऑफ ये जो जेई मेन बनाता है पेपर, या फिर आईआईटी का पेपर जो बनता है, वो सब केमिस्ट्री का, खास तौर से बता देता हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। एनसीईआरटी प्लस बनता है, ये मानता हूँ मैं, ये बात मेरी है, जो प्लस कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है, समझे बेटा। पूरे साल नहीं करना है बिल्कुल भी, मैं स्पीड भी नहीं पकड़ सकता हूँ। देखो, आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। आप मैं एनसीईआरटी प्लस कराता हूँ, मतलब एनसीईआरटी जो होता है वो तो होगा ही होगा। रीजन क्या है, स्कूल भी कराना जरूरी होता है, स्कूल भी कराते हैं हम लोग। हम स्कूल के साथ साथ आईआईटी की तैयारी कराते हैं, ऐसा नहीं करते कि खाली आईआईटी। अगर आप स्कूल में ना पढ़ रहे होते तो आप ड्रॉपर होते हैं ना, अगर आप ड्रॉपर होते तो मैं सिर्फ आईआईटी करा रहा होता, एनसीईआरटी तब भी नहीं करा रहा होता। एक और बात बता देता हूँ, ड्रॉपर भी मेरे पास ऐसे ऐसे बैच आते हैं जिनको मैं ऊपर से लेके चलता हूँ, सीधा आईआईटी से लेके चलता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि बच्चा मेरे को सीधा पूछता है कि सर मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन पूछना है, तो इसलिए मैं सीधा बेसिक से लेके चलता हूँ, सुनता फिर किसी की नहीं हूँ, ये चीज हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बेसिक से स्टार्ट किया है और चलता रहूंगा, ऊपर तक चलूंगा जब तक चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है चैप्टर में। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में मोल कॉन्सेप्ट का क्या यूज है। मेरे कहने का मतलब यह है कि, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हेलो, आ रही है अभी? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो N2 + 3H2। देखो, उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था, एक तो हमने किस क्वेश्चन पे, एक टॉपिक किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन हो गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जो क्वेश्चन हुआ था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जिसमें हमें रिएक्शन पता होती है, वो ऐसी कॉमन रिएक्शन देते हैं जिससे कि हमें रिएक्शन का यूज कर सकें हम। और मैं चाहता हूं कि जिस समय हम रिएक्शन का यूज करते हैं तो उस समय रिएक्शन पता होनी चाहिए, बिना रिएक्शन पता किए हम क्वेश्चन को ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2NH3, तो हमारे पास बेटे 28 ग्राम है अभी, 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। और अपन 3 केस लेंगे, हम 3 केस लेंगे, तो ये 28 ग्राम हो गया। आयुष, आ रही है? वैसे तो सब लोगों को आ रही है आवाज, बाकी तुम्हारे माइक में कोई दिक्कत होती है कि तुम्हारी रिसीविंग में दिक्कत हो सकती है, वैसे यहाँ से तो सबको आवाज आ रही है। हाँ जी, 28 ग्राम। और यहाँ दे दिया हमने, ये 3 ग्राम, 6 ग्राम। तो कितने ग्राम बनेगी NH3, नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन बनता है अपने पास, 28 ग्राम दिया है N2 और 12 ग्राम दिया है H2, तब NH3 कितनी बनेगी। और तीसरा क्वेश्चन अपने पास आता है कि ये दिया है 56 ग्राम और ये दिया है 6 ग्राम, तब ये कितना बनेगा। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज, यहां से हम बोल रहे हैं कि ये कितने ग्राम बनेगा NH3। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और कैसे करना होता है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे जरा, यहाँ से आंसर क्या आता है, पहला आंसर क्या आता है। 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 34। पहला, सेकंड और थर्ड।
हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। आ गया भाई? हो गया रुद्राक्ष? हो गया भाई? नहीं हुआ तो हम करें भाई, फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो। देखिए, चलिए, किसी का आंसर सर आया 34 है क्या? पहले का? सर 34 है क्या? 34 आएगा पहले का शायद। पहले का है सबका? और पहले का, पहले का ठीक है। तो मैं देखता यस हूँ। सर। हाँ, N2 प्लस 3H2, मैं सीधी सी एक बात बता देता हूँ, और 2NH3। ध्यान रखना, हमें कुछ भी दिया हो, रिएक्शन की कैलकुलेशन करते टाइम हमें कुछ भी दिया हो, हमें सिर्फ मोल बनाने हैं, और मोल एक बार बन गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली हमारी रिएक्शन जो होती हैं वो रिएक्शन मोल के टर्म्स में काउंट होती हैं। मींस हम ये पढ़ेंगे इसमें, 1 मोल N2 ऑन रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। हम हमेशा ये पढ़ेंगे रिएक्शन को। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करने के बाद 2 मोल NH3 देता है। दैट इज द स्टैंडर्ड रिएक्शन। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन है। समझ गए बात को? एक्चुअल में बैलेंस इक्वेशन का यूज क्या है तुम्हें पता होगा। बैलेंस इक्वेशन का यूज कहाँ होता है तुम्हें पता है कि संजीव कपूर जब कोई रेसिपी बनाता है तो उसका एक रेशो बताता है। याद करना, जब भी संजीव कपूर कोई रेसिपी बनाएगा तो उसका रेशो बताएगा सबका। जब वो रेशो बताता है ना, तो इसका मतलब वो रेशो फिक्स होता है भाई। समझ रहे हैं मेरी बात? वो रेशो हमेशा फिक्स होता है। तो इसी तरीके से, उसी तरीके से अगर तुम्हारे याद हो तो पहला क्वेश्चन हमने किया था, पहला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी पानी बनाया जाएगा, आई मीन टू से कोई भी कंपाउंड बनाया जाएगा, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को 1:8 रेशो में लेना पड़ेगा पानी के लिए।
इसी तरीके से जब भी NH3 बनाई जाएगी तो NH3 के लिए 1:3 रेशो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। ये बैलेंस इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन बताती है। बात समझ में आई मेरी? तो हमेशा रिएक्शन जब क्वेश्चन हम करते हैं तो या तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, अदरवाइज उसके लिए अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है तब हम कौन सा लॉ लगाएंगे वो मैं अभी बताऊंगा, इसके बाद करेंगे उस चीज को। पहले अभी इससे करना शुरू कर देते हैं। जब हमें इक्वेशन पता होती है तो इक्वेशन से करते हैं क्वेश्चन को, अगर इक्वेशन ना पता हो तब दूसरे तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये कितना दिया हुआ था? 28 ग्राम दिया हुआ था भाई। और ये कितने ग्राम दिया हुआ था? 6 ग्राम दिया हुआ था। और दूसरा ये पूछा है कितने ग्राम बनेगा, आया? तो पहले एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था इन दोनों को तो क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ये बात पता होगी आपको। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसके मोल कितने हो जाएंगे? इसके मोल हो जाएंगे, इसके कितने मोल होंगे कोई बताएगा मुझे? 1 मोल। 2 N2 कितना? N2 के बताओ नहीं ना। सर 1 होगा। 1 होगा ना? 1 मोल 1 मोल। 28 जो जो 1.28 जो चीज यहाँ लिख रही है, जो चीज यहाँ पे रखी हुई है, N2 रखा हुआ है तो N2 के मोल आएंगे, N होगा तो N के मोल आएंगे। तो 28/28 सीधा अपना 1 मोल हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 1 मोल। इसका मतलब मेरे पास नाइट्रोजन कितनी है? 1 मोल है। इसका यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज 3 मोल। 1 हाँ 6 ग्राम 56 ग्राम बनेगा। कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं आता? मोल। तो 3 ग्राम, सॉरी 3 मोल, 3 मोल होगा। इसका मतलब Yes, क्लियर sir. है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चे? तो मेरा नो कहना है सर। हाँ ये 3 मोल मेरे पास है। तो एग्जैक्टली इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 मोल, देखो रेसिपी तो ये बताती है कि रेसिपी ये कहती है कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन में मिला दो तो 2 मोल NH3 बनता है। ऐसे ही अभी मेरे पास कितना है? अभी मेरे पास प्रेजेंट कंडीशन में बारात आई हुई है, तो प्रेजेंट कंडीशन में कितने मोल N2 है मेरे पास? 1 मोल N2 है। और हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 3 3 मोल मोल है। H2। तो इसी रेशो में बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा 1 के लिए 3 चाहिए, 1 के लिए 3 अवेलेबल है तो 2 बनते हैं, तो 2 मोल NH3 बन जाएगी। कितने बन जाएगी? 2 मोल NH3 बन जाएगी। और 2 मोल मोल NH3 2 मोल NH3 कितना होता है? कितने ग्राम में कितना होता है? 34 2 इंटू 34। 17 इक्वल टू 34 ग्राम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक तो बात समझ में आई है कि नो नहीं आई सर। है? हाँ जी चलिए यस आगे आगे सर। चलता हूँ। कंफ्यूजन है कुछ भाई? नो सर। चलिए आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास था क्वेश्चन का, ये वाला सेकंड पार्ट क्या था भाई क्वेश्चन का? दोबारा फिर दूसरा क्वेश्चन ये था N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हाँ जी कितने ग्राम थे इस बार हमारे पास? 28 थे शायद, 28 ग्राम थे। और इधर 12 ग्राम था। और इधर कितना था ये फाइंड करना था। अच्छा जी अब एक बात समझना, इसके हमारे पास कितने मोल है? 1 मोल है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता, मैं क्वेश्चन रटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाए, बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाए, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मेरे जैसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो यहाँ पे कितने मोल है? 1 मोल है। यहाँ पे कितने मोल होगा भाई? 6 मोल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। 12 ग्राम है ना हाइड्रोजन, तो 12 ग्राम में कितने मोल होंगे? 6 मोल होंगे। क्लियर है ना? अच्छा जी तो कितना बनेगा? एक बात बताना, 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मोल अवेलेबल है नाइट्रोजन, तो इसके लिए कितने लग जाएंगे? इसमें से 3 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। 3 मोल से ज्यादा कंज्यूम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 1 ही मोल नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे, और कितना बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NH3 बन जाएगा। यानी कितना बन जाएगा? 34 ग्राम बन 34 जाएगा। ग्राम। और बचेगा क्या? ये बचेगा, ये एक्सिस में बचेगा। ये कितना बचेगा? एक्सिस में। दैट इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। और इक्वल टू 3 मोल बचेगा। क्या बचेगा? ये 3 मोल बचेगा। और ये क्या हो जाएगा? जो पहले खत्म हो गया दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खत्म हो गया उसे क्या कहते हैं? खत्म हो लिमिटिंग गया। रिएजेंट। हाँ रिएजेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? तो याद इसे समझ लेना, जो लिमिट में होता है, जो लिमिट में होता है मतलब वो पहले खत्म होगा, और वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अल्टीमेटली हमारे से पूछता है। और हमेशा प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है? हमेशा याद रख लेना, प्रोडक्ट डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट करता है। मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is decided by
इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। इट डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट मतलब हमेशा इससे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। इस बार क्या था भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में N2 प्लस 3H2 में एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें अप्लाई करके बता रहा हूं। N2 प्लस H2 इक्वल्स टू 2NH3। हाँ जी, क्या था भाई, यहां तक कितना था, 56 ग्राम था ये, और ये 6 ग्राम था आई थिंक, और ये बताना था कितना था। तो आप मुझे बताओ। हाँ, ये कितना है 56 में 2 मोल हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2 मोल। हाँ, और इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, 3 मोल, 3 मोल है। हाँ सॉरी सर 3 मोल। और ये कितना बनेगा। अच्छा, हमेशा याद रखना इसके 1 मोल के लिए ये रिएक्शन बता देती है। रिएक्शन कहती है कि इसके 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए तो कितने चाहिएंगे, 6 मोल चाहिएंगे ना। तो एक बात बताओ, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन। ये लिमिटिंग, हाइड्रोजन। हाँ ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो मैंने कहा था हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होता है एक्चुअल में, हमें हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट देखेंगे कैसे। 3 मोल से कितने बनते हैं, 2। 3 मोल से कितने बनेंगे, 2। तो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 3 मोल। तो 3 मोल से कितने बनेंगे, 2 ही मोल बनेंगे। तो 2 मोल इसका मतलब वही आ जाएगा, और उधर एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा। वो एक्सिस रिएजेंट है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये एक्सिस रिएजेंट है। ऐसा तो तुम्हारे से पूछता है वो एक्सिस रिएजेंट क्या होता है और जी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो ये हो जाएगा 34 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताओ, यहाँ 34 ग्राम हुआ, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी तो पूछता है, ठीक है, कि कितने लीटर गैस के केस में लीटर का केस आएगा। गैस के केस में क्या आएगा, लीटर का केस आएगा। ये गैस बन रही है और गैस बने या यूज हो, गैस बने या यूज हो, उस केस में हम वॉल्यूम भी पूछता है, उस केस में हमारे से वॉल्यूम पूछता है। अच्छा, एक बात बताना छोटी सी मुझे, कि याद रखना एक बात, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी गैस के 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गैस, आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गैस। मतलब इन कंडीशंस को बताना ही पड़ेगा, बिना इन कंडीशंस के बताए हम किसी गैस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गैस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसके साथ एक लाइन जोड़ देता हूं मैं, एट एसटीपी, एक कंडीशन पड़ी होगी, एट एसटीपी और एनटीपी। मैंने बताया नहीं था अभी तक, एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी। वैसे अंतर होता है, एक में 1 बार है, एक में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक में 1 बार है और एक में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इस वजह से दोनों को अलग अलग किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एसटीपी बोले एनटीपी बोले, बात एक ही लेके चलनी है हमें। एट एनटीपी 1 मोल की वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो पूछेगा एट एनटीपी कितने वॉल्यूम ऑफ NH3 बनेगा, कितने वॉल्यूम ऑफ NH3 बनेगा। तो क्वेश्चन में हम और एडिशनल ऐड करते हैं, हाउ मैनी लीटर्स of NH3 formed at STP। STP के बगैर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं, STP के बगैर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं। STP के, अगर STP के बिना क्वेश्चन आता है तो वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, PV इक्वल टू NRT से होगा। अगर गैसेस स्टेट के अलावा क्वेश्चन जाएगा तो वो PV इक्वल टू NRT से होगा। हाँ जी, क्लियर हुई बात मेरी कि नहीं हुई। हाँ ठीक है भाई बच्चा, एक बार तो आप मुझे बता देंगे, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ बेटा। आयुष 1 मिनट के लिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ जी, कहाँ थे हम। मेरा कहने का मतलब ये था कि एसटीपी पे कितना होगा। तो एक बात बताओ, हर जगह कितने मोल बने हैं बेटा, कितने मोल बने हैं। हमेशा मैंने कहा
चीजें मोल में होनी चाहिए, नंबर 1। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी मोल में बनेगा, ठीक है जी। एक बार आपके पास मोल आ गया तो मोल से आप पार्टिकल बना लो, और मोल से आप ग्राम बना लो, और मोल से आप वॉल्यूम बना लो। 3 कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, आपको ट्राइंगल का बता रखा है मैंने, और साथ में एक एडिशनल बताया है कि मोल आप यहाँ हैं, और मोल में आप यहाँ ग्राम में हैं, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में है। तो किसी से एक बार मोल्स पे पहुंच गए ना, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। और दूसरा एक रिजल्ट और जानते हैं आप, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी, एट एसटीपी, कंडीशन अप्लाइड एट एसटीपी, ठीक है जी। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड एट एसटीपी, तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट कितना बना है। आंसर आया था हमारे पास 2 मोल्स, आंसर आया था मेरे पास 2 मोल्स। तो 2 मोल्स को लीटर में कन्वर्ट करना है एट एसटीपी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 22.4 इक्वल 44.8। टू 44.8 लीटर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो ये बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है बात यहाँ तक? तो हाँ जी भाई, मैं लिमिटिंग रिएजेंट एक बार और बता देता हूँ। एक्चुअल में देखो भैया आयुष, मैं तुम्हें यहाँ से देखना जरा, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 56 ग्राम N2 था मेरे पास, और H2 था मेरे पास 6 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट कितने मोल है मेरे पास? मैंने कहा रिएक्शन हमेशा ना तो ग्राम में होती है, ना रिएक्शन पार्टिकल की फॉर्म में होती है। रिएक्शन होती है मोल्स के टर्म्स में, रिएक्शन होती है मोल के टर्म्स में, हमेशा याद रख लेना। तो मुझे पहले मोल बनाने पड़ेंगे। तो N2 के कितने मोल बनते हैं? यहां से बनते हैं 56/28। 28 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ N2, यानी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट लगा रहा हूं भाई, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट लगा रहा हूं। तो इस फॉर्मूले से आता है 2 मोल्स, और H2 कितना आता है? 6 मोल्स। अच्छा एक बात बताना बेटा, कि इस रिएक्शन से, रिएक्शन पता होने का काम क्या है? रिएक्शन पता होने का एक फायदा है, रिएक्शन पता होने का ये फायदा है कि रिएक्शन से हम सीधा सीधा बता सकते हैं, रिएक्शन से हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाता है। बेटा मैंने तुम्हें संजीव कपूर का नाम लिया, शादी में कोई हलवाई आता है ना, जब हलवाई आता है तो हलवाई पता क्या करता है, वो उसे ना सब सामान दे दिया जाता है, वो अपने आप एकदम से टेस्टी सब्जी बनाता है। कारण वो रेशो मेंटेन रखता है। वो क्या मेंटेन रखता है? रेशो मेंटेन रखता है। अगर रेशो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टेस्ट बदल जाएगा। आई मीन टू से कि अगर भैया एक बात बताओ, रेशो तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे 1000 आदमी आ जाए चाहे 10,000 आदमी आ जाए। इसका मतलब यह है कि मोल कितने भी चेंज हो जाएं, रेशो तो हमेशा 1:3 का ही रहेगा और 2 का रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से नाइट्रोजन कितने मोल है मेरे पास? 2 मोल है। हाइड्रोजन कितने मोल है मेरे पास? 6 ग्राम से हमने कन्वर्ट कर लिया 3 मोल है। 6/2 से डिवाइड करके कर लिया 3 मोल्स हैं। तो अच्छा बच्चा एक बात बताना मुझे, ये रिएक्शन कहती है कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे 2 मोल नाइट्रोजन है मेरे पास, तो 2 के लिए कितना चाहिएगा बेटा? 6 मोल। आयुष बताओ 2 मोल के लिए कितना चाहिएगा? 2 मोल के लिए कितना? 6 चाहिएगा ना, लेकिन है कितना मेरे पास? है कितना मेरे पास? 3 है ना। तो इसका मतलब कम है ना, बोलो जल्दी, कम है कि नहीं है? हाँ यस सर। जो कम पड़ जाता है, जो चीज कम पड़ जाती है कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रही है? और ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? 1 मोल के लिए 3 मोल यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। तो 1 मोल खत्म हो जाएगा, 1 मोल बचेगा भाई। जो बचेगा, तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तभी NH3 बनेगा। समझ गए नहीं? अगर H2 नहीं है तो और N2 अवेलेबल है तो NH3 नहीं बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक्सिस में रह जाएगा, जो पहले खत्म हो जाएगा, जो पहले खत्म हो जाएगा, N2 बच जाएगा ना। आयुष समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। N2 बच जाएगा और H2 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो पहले खत्म हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जो रिएक्शन में पहले, मैं Yes, हिंदी मैं हिंदी लिखता हूँ भैया, जानबूझ के लिखता हूँ हिंदी वाले वर्ड। पहले खत्म हो जाता है, समझ गए नहीं समझ गए? पहले खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चले आगे? यस सर। हाँ no जी, sir. चलते हैं आगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर इन केस हाँ क्या बोलो कहते बोलो। हैं वो 6 ग्राम के बजाय वो 12 ग्राम होता चलो शाबाश, मैं लेता हूँ, हाइड्रोजन। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, यही सी ये क्वेश्चन लेता हूँ। बोलो अब दोबारा। N2 प्लस
3H2 बोलना, अपना क्वेश्चन बोलना पूरा, कितने कितने ग्राम लेने हैं और NH3 हमें निकालना है, ठीक है बच्चे। 2NH3 बैलेंस इक्वेशन है बेटा मेरे पास, पता है ना बैलेंस इक्वेशन है। जब तक बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी तो क्वेश्चन को नहीं करूंगा, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी तो मैं कैसे करूंगा उसका आइडिया मैं दोबारा दूंगा, बाद में दूंगा, पहले ये बताओ। हाँ बोलो अब बेटा, कितने 12 ग्राम है, चलो। यस सर। और बताओ नाइट्रोजन कितना है? सेम पिछले वाला 56 ग्राम है, शाबाश। चलो और ये 34 के बजाय क्या आएगा 68। हाँ वो देख लेते हैं क्या आएगा, वो देख लेते हैं। एक बात बताना मुझे, इसके कितने मोल होंगे बिना ग्राम के? मैं देखो मैं बिल्कुल छोटा बच्चा हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। हाँ तो कितने हो जाएंगे? 4 मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे। और इधर कितने हो जाएंगे? 6 मोल हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? नो तो सर। एक के लिए 3 चाहिए, 2 के लिए 6 चाहिए। पूरा पूरा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो? दोनों के दोनों पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। फुल कंजम्पशन है, फुल कंजम्पशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। मतलब ना तो कोई बच रहा है, ना कोई बच रहा है और ना कोई कंप्लीटली यूज हो रहा है। तो दोनों कंप्लीटली यूज हो रहे हैं। जब दोनों कंप्लीटली यूज हो रहे हैं तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हुए कि नहीं हुए? बोलो। दोनों साथ साथ खत्म हो जाएंगे ना, तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होंगे और दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दोनों में से किसी से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो 1 से 2 बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? बोलो बेटा। 4 मोल बनेंगे। 4 मोल कितना मतलब? 4 गुना 17 कितना हो जाएगा? 68 ग्राम। कोई डाउट हो तो बोलो। यस सर। कोई नहीं कंफ्यूजन? सर यही डाउट था कोई सर, दिक्कत मुझको लग रहा था कि इसमें चाहे जितने ग्राम डालो वो 34 ग्राम ही हाँ बनेगा। बेटा ना, देख मैंने एक बात बता, मेरे को एक बात बताइए, छोटी सी बात। घर में फैमिली है 5 मेंबर की, तो 5 मेंबर के लिए खाना ज्यादा बनेगा कि 1000 फैमिली बारात की आ गई, बारात आ गई, तो बारात के लिए खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा ना। यस सर। रेशो मतलब रेशो मेंटेन रखना पड़ेगा, लेकिन शाही पनीर का रेशो मेंटेन रखना पड़ेगा भाई। शाही पनीर यस सर। मेंटेन रेशो तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। NH3 का मतलब NH3 आपको याद होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगेगा ही लगेगा हमेशा, चाहे अमाउंट कितना भी हो, चाहे अमाउंट कितना भी हो। बात समझे कि नहीं समझे? ओके सर। उस रेशो को हम गिवन अमाउंट पे अप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे का चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी मैं चलता हूं, मेरे पास है 200 ग्राम CaCO3 है। हाँ मेरे पास 200 ग्राम CaCO3 है। ऑन हीटिंग of 200 gram of CaCO3, how many liters of CO2 is produced? हाँ जी 44.8 देख लो। हाँ सही है। हाँ यस सर 44.8 ही आएगा। 44.8 आ गया ना, यहाँ आ गया। यस सर, क्योंकि 200 ग्राम बाई 100 करेंगे तो 2 मोल्स आ जाएगा। हाँ सही है, 1 मोल से 1 मोल्स। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो एक बात बताता हूँ मैं पहले, तो अगर तुम्हें इक्वेशन पता है तो इक्वेशन से चले जाओ सीधे सीधे। बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए, लेकिन CaCO3 है ऑन हीटिंग, ऐसा क्वेश्चन देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब उसे इक्वेशन का यूज करवाना होता है ना, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन देता है जिससे कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। कभी ऐसी इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं देगा, अगर देगा तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जरूर से सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं सोल्व करेंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्या बनेगा? CaO होगा और प्लस का CO2 होगा। बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है जी, 1:1 का रेशो है अल्टीमेटली। तो यहाँ से कितने ग्राम दिए हैं? 200 ग्राम है। यहाँ कितने दिए हैं? 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम के कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पे? 200 अपॉन 100 आ जाएगा आई थिंक। तो कितने आ जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे बेटा। तो 2 मोल्स हो जाएंगे। तो इससे हमें पता है 1:1 का रेशो रहता है, 1:1 1:1। तो इसका मतलब अगर इसका 1 मोल होता है तो इससे 1 बनता है। तो इसके 2 हैं तो इसके कितने बनेंगे? 2 बनेंगे और इसके भी 2 बनेंगे।
तो अल्टीमेटली CO2 कितना है मेरे पास, 2 मोल्स हैं, तो कन्वर्ट कर देंगे एट STP। एट STP लिखना था ना भाई, बिना STP के नहीं बता सकते हम, एट STP। तो एट STP कितना हो जाएगा 2 मोल्स का, 22.4 × 2 हो जाएगा, अल्टीमेटली 44.8 हो जाएगा लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो ये हो गया अपने पास। CO2 का 100 ग्राम होगा? CO2 का 100 ग्राम, CO2 का होगा 44 ग्राम बेटा, 88 ग्राम होगा, सॉरी 88 ग्राम बनेगा, यानी 2 मोल बनेंगे। कंफ्यूजन है कुछ? सर पहले 2 मोल्स आंसर आया कि नहीं आया, बताओ तुम मुझे पहले तो। 2 मोल्स आ गया। रुद्राक्ष आया कि नहीं आया? यस सर, 2 × 44 हो जाएगा 88। हाँ ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 100? हाँ 100 होता है, 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम 40 होता है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ चलूं आगे? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं, एक बात करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि बैलेंस इक्वेशन नहीं पता होती तब कैसे करते हैं क्वेश्चन को। और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है इसको भी हम बिना बैलेंसिंग के करेंगे। हाँ जी, ए सैंपल ऑफ impure, a sample of impure silver 1.5 gram is heated with sulfur to form Ag2S. The mass of Ag2S formed was 0.124 gram what was the percentage yield? What was the percentage yield of silver sulfide? रुद्राक्ष, चाहे उज्जवल हो, रुद्राक्ष हो, आयुष हो, इवन एनी कोई भी हो, ठीक है बेटा। एक चीज सुनना मेरी बात को, मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं प्लस उसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं, प्लस मैं बेसिक से क्वेश्चन कराता हूं। मैं हमेशा एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन पे नहीं जाता हूं। मुझे पता है सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, एटलीस्ट एक बच्चा अच्छा होता है तो बाकी, मुझे पता है पूरे बैच में कम से कम अगर 100 बच्चों का बैच है ना तो 5 ही बच्चे अच्छे होते हैं, बाकी सारे एवरेज होते हैं, मुझे इतना पता है। और एवरेज अगर मैं एकदम से हाई फाई लेवल जाऊंगा तो मुझे पता है कि आप लोग मिसमैच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, देखो बेटा मैं आपको एक तैयारी का एक तरीका बता दूं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊं, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट कराता जाऊं, इसके अलावा मैं अपने किसी भी बच्चे को, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को मैं कभी नहीं कहता हूं कि 8 घंटे स्टडी करना। सच बता रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं। मेरे सब्जेक्ट को भैया टोटल मिला के तीनों सब्जेक्ट को 8 घंटे की स्टडी दे देना, 6 घंटे की तो दे ही देना, बस मैं बता दे रहा हूं। और दूसरी चीज, मेरी केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स में जो है HC वर्मा कर लेते हैं बच्चे, उनके पास एक बुक होती है, फिक्स होती है कि HC वर्मा कर लो और उसके बाद बाकी क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर कर लो। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसी कोई फिक्स बुक नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। तो एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को मैं बेस मान के चलता हूं। एनसीईआरटी को इसलिए बेस मान के चलता हूं क्योंकि सब पेपर जितने भी बनते हैं, यहां तक कि यूपीएससी तक का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है, और आईआईटी का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, बशर्ते कि तुम्हें पहचानना आना चाहिए। हम सबसे अच्छी बात बता दूं
कि हम लोग एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, हम उसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसीलिए वहां पर पता चलता है कि क्वेश्चन ये वाला ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पता ही नहीं चला ये तो कहां से आ गया। मतलब अगर आप एनसीईआरटी को डिट्टो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो इनऑर्गेनिक तो पूरी की पूरी आपकी आ जाएगी, इनऑर्गेनिक पूरी के पूरी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन वहीं से मिल जाता है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन पहचान नहीं आनी चाहिए भाई। मैं तुम्हें एक बात बता दूं। दूसरी बात, मेरा फर्स्ट स्टडी तरीका होता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, मतलब थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, और बाकी अगर टेक्निकल कुछ क्वेश्चन होंगे मैं क्वेश्चन बता के चलता हूं, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे बता के चलता हूं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो न्यूमेरिकल एग्जांपल होते हैं वो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं खुद कराता हूं, कुछ एग्जांपल मैं खुद कराता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं। इसके बाद कुछ शीट मैं दूंगा, एक शीट मैं दूंगा आपको करने के लिए। दूसरी चीज, एक शीट मैं दूंगा आपको करने के लिए। तीसरा क्या करना है आपको, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। कहां से स्टार्ट करने हैं आपको, पीछे से स्टार्ट नहीं करने, मेरी बात समझना। आप जो 11th में बच्चे हैं उन्हें स्टार्ट शुरू से नहीं करने, उन्हें शुरू से स्टार्ट करने हैं, मतलब बैक से स्टार्ट नहीं करने। जो 2020 का पेपर पहले नहीं करना उनको 1980 का पेपर पहले करना है। वो 1980 से लेकर के बाकी 2020 तक आएंगे, यानी चैप्टर वाइज जो आपको पेपर की, चैप्टर वाइज पेपर की आपके पास बुक होगी एक 19 ईयर्स की, उसमें सबसे पहला पेपर जो होगा उस पेपर को आप करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, इसी तरीके से आप इसी पैटर्न पे आप चलेंगे तो डेफिनेटली श्योर शॉट आपको, आप ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिलेबस पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको आईआईटी का क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको इतना बता देता हूं, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप ही में से होगा कोई ना कोई जो आईआईटी निकालेगा, आप ही में से होगा, 100% आप ही में से होगा। तब वो मेरे से पढ़ा हुआ होगा और वो ही मेरे से पढ़ा होगा और वो भी मेरे से पढ़ा होगा जो मेरे से, जो जिसका आईआईटी नहीं निकलेगा। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरीके से फॉलो करते चले जाओ बस। मैं तुम्हें, मैंने कहा तुम डाउट लेके आओ, मैं बताऊंगा जरूर, 100% बताऊंगा। मैसेज आप कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप पे आपने आंसर दिया था, मैंने हमेशा, मैंने आपको प्रेज किया, तो आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट भी भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हो, और मेरे से यहाँ पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, और इवन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस बात में। दूसरी चीज ये है, मैंने आपको तरीका बता दिया, मेरे क्वेश्चन कराए हुए पहले ये करते चले जाओ, उसके बाद घर जाके 2 ही काम करने हैं आपको। आपको एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन शायद करें ना करें आपकी मर्जी की बातें हैं, स्कूल के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आप जेईई मेन के क्वेश्चन उठाएं, प्रीवियस ईयर जेईई मेन उठाएं। और भैया मैं आपको साफ बात बताता हूं, मैं इन्हीं क्वेश्चन को करता हूं, इसके अलावा और क्वेश्चन करने में विश्वास नहीं करता हूं। पहले इनको पूरा करूंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो मॉक टेस्ट लगाऊंगा, कभी नहीं तो मैं नहीं लगाता, आज तक नहीं लगाया मैंने। मैं जेईई मेन लगाऊंगा और आईआईटी के क्वेश्चन लगाऊंगा, बस ये दो पैटर्न। बच्चे मैंने तुम्हें बता दिया, मॉक टेस्ट वाला पेपर अपने आप बनाता है मास्टर, अगर वो पेपर मास्टर ही कर सकता है सिर्फ, लेकिन जेईई मेन का पेपर आईआईटी के प्रोफेसर बनाते हैं, और आईआईटी के पेपर आईआईटी के प्रोफेसर बनाते हैं, वो आपके लिए ओपन चैलेंज देते हैं कि करो। वो देखो अगले साल का पेपर तो नहीं आया है, लेकिन पीछे के साल के पेपर तो आ चुके हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, उनसे आपको वहां के लोगों की थिंकिंग पता चलेगी कि वो किस एरिया में सोचते हैं, किस एरिया में सोचते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूं, मैं थिंकिंग जनरेट करता हूं बस, और कुछ नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं आपके अंदर थिंकिंग जनरेट हो बस। हाँ जी, 7.2%, 7.2%। हाँ, विशेष ये क्या लिखा है बेटा, एनटी अभ्यास क्या किया आपने? सर एनटी अभ्यास वही एनटी वालों ने निकाला ना जेईई मेन को प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ 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 बेटा, बस मैं देखो मैं प्रैक्टिकल चीज बता देता हूँ बच्चों, आपको सीधी सी बात बता दूं, मैं मतलब मैं बहुत ही सिंपलिसिटी वाला फैकल्टी हूँ, मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी ना तो आती, मुझे सिलेक्शन लेना आया है और आता है और करवाया है, बहुत लोगों का करवाया है, बहुत बच्चे हैं पढ़े हुए और वो सारे सिलेक्टेड हैं, इवन विदेशों में हैं, मैं इतना जानता हूँ, विदेश में भी हैं बच्चे, आईआईटी से पढ़ के वापस पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो विदेश में है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, सिर्फ इतना और इतना है कि केवल मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूं वो क्वेश्चन आप समझने के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप, मैं चाहता हूं कि आप जेईई मेन के क्वेश्चन को ट्राई करें पहले और फिर आईआईटी के क्वेश्चन को ट्राई करें और बनने लगेंगे। एफर्ट इस पे लगाओ, फालतू एफर्ट लगाने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगर टाइम लगेगा ना, जिस दिन मेरे पास, उस दिन के बाद मैं मॉक टेस्ट करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का है, मैं बता देता हूं। भ्रम में मत रहिएगा, बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। ज्यादा करने से क्वेश्चन ज्यादा करने से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, क्वेश्चन सेलेक्टिव करने से सिलेक्शन होता है, इसीलिए वर्ड है सिलेक्टिव वर्ड जो इसी से पढ़ा है।
तो हाँ भैया आंसर आता है 7.2%। बात समझे कि नहीं समझे? मेरे ऊपर फेथ रख के, अपने गुरु के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, अपने फैकल्टी के ऊपर, अगर मेरे से पढ़ने आए हो तो मेरे ऊपर विश्वास करो, और मैं वही पढ़ाता हूँ जो पेपर में आता है। मुझे इतना पता है, उससे बाहर मैं नहीं जाता हूँ। देखो भैया, हाई फाई चीजें नहीं करा सकता, मुझे पीएचडी नहीं करानी, तुम्हें मास्टर नहीं बनाना, वो तुम अपने आप बन सकते हो। मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है, सिर्फ आईआईटी के लिए सिलेक्शन कराना है। आईआईटी के लिए सिलेक्शन करना बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में घूमना होता है, वो कर सकते हो आप। हाँ जी, कहाँ थे हम? मैंने कहा 1.5 ग्राम है, इम्प्योर सिल्वर है, और कितना बनता है? हाँ जी, तो इसके बेस, हाँ रिएक्शन क्या होती है इसके बेस भाई? रिएक्शन बताओ आप, इसके बेस क्या होती है? रिएक्शन होती है, अगर देखो इसकी रिएक्शन आपको पता है कि Ag, सर 2Ag प्लस S हाँ, इज सल्फर इक्वल टू Ag2। Ag2S बन जाती है, और इसे बैलेंस कर लेंगे तो 2Ag2S आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास जो है कितने ग्राम है इस रिएक्शन के बेस्ड? अगर इस रिएक्शन के बेस्ड उसने क्या कहा है मेरे को, 0.124। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इम्प्योर है कि नहीं है? ये कितना है? इम्प्योर है ना 1.5 ग्राम, तो बोलो बच्चों। यस सर। 1.5 ग्राम सिल्वर तो इम्प्योर है, इसका मतलब इसमें प्योर सिल्वर भी कुछ होगा, है ना? कुछ प्योर होगा, कुछ इम्प्योर होगा, मतलब कुछ इम्प्योरिटी जरूर होगी इसमें। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन अगर पता है ना, तो रिएक्शन से आपको क्या पता है ये मैं बता देता हूँ। रिएक्शन से आपको पता है कि इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूँ, मैं बेसिक से इसलिए बात करता हूँ, मेरे सामने सारे बच्चे हैं, मेरे पास एबीसीडी वाला बच्चा भी है, मेरे पास सीधा वर्ड पढ़ने वाला बच्चा भी है, तो मैं बेसिक से बात करता हूँ। तो आप कभी भी अपने आप को लो ना समझे, आपको अपने आप को हाई मत समझे बिल्कुल। जिस दिन आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आप यू आर सुपीरियर देन मी, यू आर ऑल्सो सुपीरियर देन मी, बस मैं भी इतना जानता हूं मैं तो। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 मोल। ये कितना बन रहा है? 1 मोल। तो 1 मोल बन रहा है, तो इसके कितने ग्राम है मेरे पास? 108 इंटू 108 ग्राम इंटू 216 ग्राम। और इसका कितना है मेरे पास? Ag2 का कितना हो गया? 2 इंटू 108 प्लस 32, कितना हो गया भैया? 216, 32, 248 ग्राम। ठीक है बच्चे, ये है मेरे पास। अच्छा एक बात बताना मुझे बन कितना रहा है बच्चों? ये एक रिलेशन पता चल गया तुम्हें। ये क्या पता चल गया तुम्हें? क्योंकि ग्राम के रिलेशन दिए हैं ऊपर, इसलिए मैंने इनको ग्राम में कन्वर्ट किया, या इनको ऊपर वालों को मोल में कन्वर्ट करें, लेकिन मोल में कन्वर्ट करने से उतना मजा नहीं आएगा जितना इससे करने में मजा आएगा, क्योंकि ग्राम में दिया है तो ग्राम में यूज करो। अच्छा एक बात बताना, 248 ग्राम 248 ग्राम 248 ग्राम जो है कितने से बनता है भाई? 248 ग्राम 216 ग्राम से, 216 ग्राम एजी से। ठीक है बच्चे, और दूसरा, हाँ जी, मुझे यहां से एक लाइन पता चली है। देखो बच्चे, मैं कौन सी चीज का यूज करता हूं? मैंने तुम्हें बताया था यूनिटरी मेथड का यूज करता हूं। मैं कोई फॉर्मूला बना के नहीं देता हूं कभी भी, फॉर्मूला जहां दूंगा वही यूज करना है बस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 216 ग्राम, सॉरी, जो चीज निकालनी है उसे इस साइड ले जाएगा ना। ये 248 ग्राम मिलता है कितने से? 216 ग्राम से। और एक से कितना मिलेगा? 216 अपॉन, मेरे तरीके जो है ना वो बच्चों वाले हैं, मैं साफ बोलता हूँ भाई, मेरे तरीके जो हैं बच्चों वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा आसान लगती हैं चीजें। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि समझ में आ जाए तो आसान है, वही यूनिटरी मेथड मुश्किल होता है अगर मेरी समझ में ना आए तो 0.124 ग्राम है। ये कितने से बनेगा बेटा? ये बनेगा 216 डिवाइडेड बाई 248 इंटू 0.124, तो कितना हो जाएगा ये? डिवाइड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 122 से आ जाएगा। तो इसका मैं कितना निकाल लूंगा अल्टीमेटली? हाँ जी,
तो 0.124 ये क्या था भाई? 0.124 तो दिया है शायद, मुझे लग रहा है ये सैंपल ऑफ इम्प्योर 1.5 ग्राम इज हीटेड विद हाँ सर दिया है तो द मास ऑफ फॉर्म्ड इज इतने। मोल्स निकाल। अच्छा मोल्स निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है तो मैं गलत चला गया थोड़ा सा। हाँ जी मैं थोड़ा गलत चला गया। हाँ जी कहाँ थे हम? हमें एक्चुअल में सिल्वर निकालना है ना, कि सिल्वर कितना सिल्वर चाहिए। रीजन क्या है? परसेंटेज ऑफ सिल्वर चाहिए। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड कोई बताएगा मुझे क्या होती है? सर काम का। हाँ जी मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 216 ग्राम तो सिल्वर है यहाँ पे हमारे पास, और इससे कितना बन रहा है Ag2s? Ag2s बन रहा है 2Ag प्लस सल्फर गिव्स 248 ग्राम, ये बन रहा है भाई हमारे पास। तो मेरा कहने का मतलब गिवन है मुझे 0.124 ग्राम ऑफ Ag2s बनता है। ठीक है बच्चे, लेकिन मेरे पास तो इम्प्योर है ना, मेरे पास क्या है भाई? इम्प्योर है। एक बात बताओ मुझे, 0.124 के लिए सिल्वर कितना चाहिएगा? कोई बताएगा मुझे? 248 ग्राम। एक मिनट रुक जाओ। सर 0.108। हाँ जी ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये 248 ग्राम से 248 ग्राम जो है मुझे निकालना है 1.5 ग्राम से कितना, 1.5 ग्राम जो है कितना सिल्वर, कितना Ag2s देगा, कितना Ag2s देगा, ये निकालना है। एक्चुअल में हम बात कर रहे थे किसकी? रिएक्शन के बेस क्या बात होती है? रिएक्शन के बेस बात होती है कि 216 ग्राम 248 ग्राम बनाता है भैया। 216 ग्राम सिल्वर जो है कितने ग्राम Ag2s बनाता है? 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? 1 ग्राम कितना बनाएगा? 216 ग्राम बनाता है 248 ग्राम Ag2s। तो 1 ग्राम बनाएगा कितना? 248 अपॉन 216 और चाहिए है कितना मेरे पास? 1.5 ग्राम। इम्प्योर है ना, तो इससे कितना बन जाएगा? इससे बन जाएगा 248 अपॉन 216 इंटू 1.5। एक्चुअल में ये आ जाएगा कितना? 1.722 ग्राम आ जाएगा। इतने ग्राम तुम्हारे पास क्या बनेगा? 1.5 ग्राम से कन्वर्ट होगा। लेकिन बन कितना रहा है? 0.124। ये लेकिन बन रहा है 0.124, बट एक्चुअल Ag2s is formed 0.124 ग्राम। तो इसलिए परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी? परसेंटेज यील्ड हो जाएगी 0.124 डिवाइड बाई 1.72 इंटू 100। तो ये आ जाएगा अपने पास कितने ग्राम बनता है भाई? ये 7.2 ग्राम आता है आपका। 7.2। ठीक है जी। हेलो। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसको परसेंटेज यील्ड बोलना गलत नहीं होगा? परसेंटेज प्योरिटी ज्यादा सही लगता है।
हाँ परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअल में देखो मैं बता देता हूँ, परसेंटेज यील्ड ऑफ, मैंने पूरा लिखा था क्या क्वेश्चन, सिल्वर सल्फाइड की परसेंटेज पूछी थी उसने। हाँ वैसे सही बात बोली आपने, परसेंटेज प्योरिटी पूछना ठीक था, लेकिन परसेंटेज यील्ड अगर होती तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सही कह रहे हो। वैसे परसेंटेज यील्ड इसलिए कह रहा है वो, देखो एक बात बताऊं मैं, वैसे तो परसेंटेज प्योरिटी पूछते हैं, परसेंटेज प्योरिटी को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड बोलते हैं सही मायने में, तो ये बात होती है। रीजन क्या होता है, जब हम इम्प्योर ले रहे हैं तो इम्प्योर ही Ag2S बनेगा। कैसा बनेगा, इम्प्योर ही Ag2S बनेगा, उसमें कुछ असली होगा, कुछ असली होगा, जो Ag असली होगा वही Ag2S में कन्वर्ट होगा, कहने का मतलब ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये प्योर है, Ag2S जो है 0.124 जो है ये प्योर है और ये एक्चुअल है। तो टोटल में 1.24 एक्स मतलब प्रेजेंट है, तो उसकी परसेंटेज निकाली है, तो इसलिए परसेंटेज यील्ड बोली है। वैसे परसेंटेज प्योरिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज यील्ड के नाम से क्वेश्चन आता है सही मायने में तो। ठीक है भाई, यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं आगे। सर रिएक्शन में सिर्फ एस लिखेंगे कि एसेट लिखेंगे? क्या कह रहे बेटा, रिएक्शन में सिर्फ एस लिखेंगे कि एसेट लिखेंगे? समझ नहीं आ रही बात आपकी, क्या थोड़ी सी कट रही है आवाज। मैं, आप बताना मुझे, मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द मास ऑफ CO2, sorry, the mass of carbon, the mass of carbon, the mass of carbon anode consumed giving only, ब्रैकेट में गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, गिविंग ओनली CO2 in the production of, in the production of, in the production of 270 kg, 270 kg of एल्यूमिनियम मेटल। हमेशा क्वेश्चन ना आपने जो प्रोसेस पढ़े होंगे, आपने जो रिएक्शन पढ़ी होंगी, उन्हीं में से क्वेश्चन होगा। 270 kg of aluminium metal from bauxite, from bauxite by whole process, by whole process is, ऑप्शन में दे देता हूं, पहले इसको देख लो आप, क्वेश्चन देख लो फिर मैं ऑप्शन देता हूं। वैसे यही आंसर निकालना है आपको। So the mass of carbon and कार्बन एनोड है बेटा वो, okay sir. एनोड। हो गया बच्चे?
अच्छा पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, बिना देखो अगर आपको रिएक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये नोट करो 3 का बॉक्साइड क्या होता है, कोई जानता है? Al2O3। Al2O3। हाँ जी, तो कार्बन के साथ बैलेंस कर लो, कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सीधी सी बात है। तो सीधी बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3CO2 हो जाएगा और ये 4L हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे 2Al2O3 हो जाएगा। लिख लिया? क्वेश्चन नोट हो गया कि नहीं हो गया? फिर चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन मेंस में आया था क्या सर? इसमें बेटा मेंस में? मेंस में हाँ। नहीं, मेंस में तो नहीं आया हुआ। हाँ इसके जैसा क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन एक इसके जैसा क्वेश्चन आया हुआ था एक। नोट हो गया? चले आगे भाई। देखो भाई, इस रिएक्शन के बेस्ड क्या होता है, ये 3 कार्बन प्लस 2 Al2O3 gives 4Al प्लस 3CO2, ठीक है जी। हाँ जी, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा कार्बन पूछा ना इसने, कितने ग्राम चाहिए हमें? हाँ ठीक है भाई, कौन है? विशेष। हाँ सही है भाई, 90 kg आ रहा है, 90 kg आ रहा है। सर बस रिएक्शन में दिख प्रॉब्लम थी। रिएक्शन बने, हाँ रिएक्शन पता चलते ही हो गया होगा क्वेश्चन तो इसके बाद। यस सर। हाँ तो इसमें कितने ग्राम दे रखे हैं? 90 kg सही है भाई। तो ये 12 ग्राम, अच्छा ग्राम में पूछा है ना उसने आंसर, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है, मैं पूरा लिख देता हूँ एक ही बार में। ये कितना दिया है अपने पास? 3 मोल दिए हैं इसके 2 मोल चाहिए, और इसके कितने हैं? 4 मोल बनते हैं। इसके कितने हैं? 3 × 3 मोल बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कितने ग्राम है मेरे पास? 3 × 12। इसके कितने हैं मेरे पास? कार्बन का ही तो पूछा है ना हमें, और एल्यूमिनियम का दिया है, तो उन्हीं दोनों में कॉम्बिनेशन देखना है हमें। तो 12 × 36 ग्राम है मेरे पास। 36 ग्राम से कितना बनता है अपने पास? 4 × 27। तो 27 कितना हो जाएगा? 108 ग्राम है बेटा। तो 108 ग्राम, उसने कितने किलोग्राम बनाना है मेरे पास? 270 किलोग्राम चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, 108 kg, सिंपल सा बात है, 108 kg 108 ग्राम, 108 ग्राम जो बनेगा कितने से बनेगा? 36 ग्राम से बनेगा। वही यूनिटरी मेथड है, और कुछ नहीं है भैया, आप आपस में लगा सकते हैं। इसके बाद कितना लगेगा? एक के लिए कितना चाहिएगा? 36/108। और कितने किलोग्राम चाहिए मुझे? कितने हैं मेरे पास? 270 किलोग्राम। तो 270 ग्राम में लूंगा क्योंकि सब कुछ ग्राम में है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 36.108 इंटू 27, 270 था ना? हाँ ठीक है, ये 4 जीरो आ जाएंगे अपने पास। तो ये 36 × 108 आ जाएगा, 3 × 27 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 90,000 ग्राम आ जाएगा। आई मीन टू से 90 kg आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो भैया। ऐसा क्वेश्चन जनरली आ जाता है पेपर में, मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा ना, किलोग्राम, कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी परसेंटेज ईल्ड होगी, इम्प्योरिटी वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। इम्प्योरिटी वाला क्वेश्चन हमेशा देता है, बहुत चांसेस रहते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का यूज इम्प्योरिटी वाले क्वेश्चन में जरूर लगाए, क्योंकि एल्यूमिनियम का दिया है। हाँ एल्यूमिनियम का दिया है, एल्यूमिनियम के 270 kg दिए। अच्छा हाँ ऐसा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हाँ सर। चले, लास्ट स्टेप कैसे किए हैं? कौन सा वाला? ये लास्ट स्टेप। बेटा एक बात बताओ, ये मुझे दोनों में, एल्यूमिनियम में और कार्बन में कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको पता होगा कक्षा 2 में जाते हैं, 108 ग्राम जो चीज निकालनी है उसे इस साइड रखते हैं, राइट हैंड साइड रखते हैं। तो 108 ग्राम से 108 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए? 36 ग्राम कार्बन चाहिए। तो एक के लिए कितना चाहिएगा? 36/108। तो 27,000 के लिए पूछा है उसने, यानी 270 किलोग्राम के लिए पूछा है। तो 27,000 ग्राम, यूनिट सेम करने के लिए मैंने 27,000 ग्राम कर लिया।
तो 27,000 ग्राम के लिए क्या करेंगे, एक के लिए होता पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 36/108 कर लिया 1/3। 270,000। हाँ 270,000 वही जो भी है यार। हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। हो गया भाई। जो क्या नाम तुम्हारा, आयुष? यस सर। बाकी मेरे से पूछ लेना अगर डाउट आए तो, मैं चलता हूँ आगे भाई। थोड़ा सा एक मुझे पीओएसी पढ़ाना है, पीओसी बहुत जरूरी है, तो मैं इतना समझ लेता हूँ। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, कि वॉल्यूम पता यस सर। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना चाहिए। पीओएसी देखते हैं भैया। पीओएसी, पीओएसी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या कहता है? ये KClO3 है, ठीक है, गिव्स KCl प्लस O2। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले मैं लो लिख देता हूं। एक्चुअल में ये है अपने पास, ये सॉलिड है, और ये है अपने पास, ये भी सॉलिड है, और ये गैस है, ठीक है बच्चे। कि हम बैलेंस कर रहे हैं ना कर रहे हैं इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें इक्वेशन बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर इसमें इक्वेशन बैलेंस भी करेंगे तब भी चलेगा काम, और बैलेंस करेंगे तब भी चलेगा काम। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन वो क्वेश्चन कौन सा है जो पेपर में आता है, मैं उसे डिस्कस करूंगा इसके बाद। पहले मैं इसके ऊपर आपको पीओसी लगाना सिखा दूं बस, मैं और कुछ नहीं है। हम इसमें किसी को भी, किसी भी एक एटम को बैलेंस कर मान सकते हैं, किसी जो गिवन डाटा होता है, जो भी डाटा गिवन होता है उसी के बेसिस हम किसी को भी बैलेंस मान सकते हैं। लो भी लिखवाऊंगा मैं, पहले समझ लें। मैं यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पोटेशियम है, तो बैलेंस हम लगाते हैं अप्लाइंग डाटा के अकॉर्डिंग। भाई जो डाटा दिया है ना उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अप्लाइंग पीओएसी फॉर एटम के। तो तरीका समझना बस, और कुछ नहीं। पहले तो के कहां कहां है भाई, इसमें है के और इसमें है। रिएक्टेंट वाले को पकड़ो तो 1 लिखो, इसके इधर के कितने हैं, 1 है। 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 जिसमें है इक्वल्स टू, इधर जिसमें है 1 कितना है, 1 है। 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे आगे, 1 इंटू वेट ऑफ KClO3 अकॉर्डिंग टू, इन द टर्म्स ऑफ वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3 गिव्स 1 इंटू मोल्स ऑफ, सॉरी मोल्स कह रहा हूं, वेट आएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूं जो चीज दे रखी बस सीधा स्टेप वाइज पढ़ लेना, समझ लेना बस। वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ KCl। भैया इतना सा है बस ये। अब अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तब क्या करेंगे भाई, अगर ऑक्सीजन के ऊपर अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, अप्लाइंग POAC ऑन A, अप्लाइंग POAC फॉर एटम O। तो बच्चे ये है, इधर देखो O कितने हैं, 3 है, तो 3 पकड़ेंगे और 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 जिसमें है गिव्स इक्वल टू, मतलब इक्वल टू, इधर कितने ऑक्सीजन, KCl में नहीं है ऑक्सीजन, इसमें है O2 में, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। अब जिस फॉर्म में भी मोल्स दे रखे हो O2 के उसी फॉर्म में लिख दो, इधर जिस फॉर्म में दे रखे हो उसी फॉर्म में लिख दो। आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन करके बताऊंगा। पहले एक और चीज बता दूं, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? तो लॉ लिख देता हूं मैं, POAC क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कैसे पता करें किस एटम पर लगाना है? कब लगाना है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना तब पता चलेगा कि कैसे कब लगाना है। पहले तो हाँ बोलो सर। पिछले वाले पेज में जो लास्ट लाइन में आपने लिखा था ना, हाँ, मोल्स ऑफ कहते हैं कि KClO3 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो 3 और 2 कैसे डिसाइड किए? हाँ वापस जाता हूँ सुनो, वापस जाता हूँ। शाबाश बेटा, मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने।
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक बात बना बेटा, मुझे छोटी सी बात बताना यस सर। बेटा, KClO3 है ना, यस सर। जब ब्रेक होता है ना, हीट करते हैं, जब हीट करते हैं इसको, ठीक है, जब इसको हीट Yes, sir. करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है KClO3 KCl में और O2 में। एक्चुअल में ऑक्सीजन अकेली नहीं मिलेगी तुम्हें, ऑक्सीजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, O2 की फॉर्म में होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। समझ गए ना मेरी बात? यस सर। वो ये बताएगा कि KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl एंड O2। यस सर। बात समझ गए ना? ये आपको इसमें sir. जिसे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। चलो मैं पहले लो बाद में लिखूंगा, पहले क्वेश्चन लिखूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताओ तुम मुझे। एप्लीकेशन करना हाँ लास्ट सर जो बोलो। लास्ट लाइन है हाँ इसमें 3 times moles of KClO3 कैसे है पता? हाँ शाबाश, अच्छा ठीक है। एक्चुअल में बेटे जब हम के को बैलेंस कर रहे थे, के पे लगाया ना मैंने अप्लाइंग POAC, तो Yes, इधर देखा के कितने हैं, एक है तो एक लिख दिया और इसके मोल्स लिख दिए। आया समझ में कुछ? और दूसरा इधर देखा तो इधर KCl में के था, इधर तो कहीं नहीं था एक के और कहीं, तो के में से के लिख दिया Yes, sir. 1 और मोल्स ऑफ KCl लिख दिया। इसी तरह O के लिए Yes, बात करी sir. मैंने, इधर O कितने हैं, अच्छा सर ठीक है। आ गया समझ में? कोई डाउट हो Yes, तो sir. बोलो, जल्दी बोलो, किसी और के पास डाउट है तो चलूं आगे, नहीं तो क्वेश्चन करना मुझे आज इसका, छोड़ के चलता हूं फिर मैं कर दूं। कर दीजिए। हाँ चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ पहले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बताएंगे, लो पहले बाद में लिख देंगे, है ना बेटा? मैं लो तो समझ में आ ही गया, मुझे ऐसा लगता है कि पहले लो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें। ओके सर। क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, बहुत इजी है। देखो ये क्वेश्चन है, ऑल कार्बन एटम्स, चेक करना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना किस तरीके के। और कार्बन एटम्स, अगले टर्म पे कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, गंदा सा देता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला, गंदा सा देता है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में, KH3 C2O4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O weighing 254 ग्राम is converted into CO2. How many grams of CO2 is formed? बोलो भाई, जल्दी बताओ। पहले ये बताओ इक्वेशन पता है क्या, नहीं पता तुम्हें? उतना ही बनेगा। हाँ जी, कितना बनेगा? जितने 254 254 ही बनेगा। शाबाश बेटा, कौन सा है वो? सर ये जो वेट दिया कार्बन का दिया है कि कंपाउंड का दिया है? ये बेटा CO2 का दिया, ये कंपाउंड का दिया है। अच्छा हाँ अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, मुझे पहले तो एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, तीसरे 3 तरीके से सोच सकता हूं मैं, लेकिन होगा एक ही तरीके से। पहला मैं ये सोच सकता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हो जाए, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, पता है क्या? क्योंकि ना तो हाइड्रोजन कहीं दिख रही है, इसने तो सिर्फ CO2 के बारे में बोला और किसी के बारे में बताया ही नहीं, तो हाइड्रोजन भी तो कहीं ना कहीं गई होगी और पोटेशियम भी कहीं ना कहीं गया होगा, तो इसका मतलब, और ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं गया होगा। चलो 2 का तो पता ही नहीं ना, तो अल्टीमेटली मैं प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगा सकता, नंबर 1। दूसरा, बैलेंस इक्वेशन,
बैलेंस इक्वेशन भी नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इक्वेशन नहीं पता मुझे कौन चीज किस में कन्वर्ट हो रही है। तो हम सिर्फ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे जल्दी बोलो, पीओएसी। तो पीओएसी में एक्चुअल में मुझे पीओएसी क्यों लगा पता चला भैया, कौन, आयुष, अप्लाइंग पीओएसी। यस सर। जब हमें कुछ ना पता हो और सिर्फ इतना दिया हो कि कौन चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, तब हम अप्लाइंग पीओएसी यूज कर सकते हैं। तो KH3C2O4 का होल ट्वाइस और 2H2O कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में, बस इतना ही पता है मुझे। तो तब हम इसे पीओएसी को अप्लाई करते हैं। तो किसको बैलेंस करें, ऑल कार्बन एटम्स। अच्छा सबसे अच्छी चीज बताओ, ऑल कार्बन एटम्स आया कि नहीं आया, ऑल कार्बन एटम्स, पहली लाइन पढ़ो। ऑल कार्बन एटम का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं बेटा, जितना भी कार्बन है ना इधर, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। इसका मतलब क्या है, कार्बन कहीं और नहीं जा रहा, वो सिर्फ जा रहा है CO2 में। तो इसका मतलब में एक एटम के लिए, यानी कौन से एटम के लिए, तो अप्लाइंग पीओएसी फॉर, किसके लिए लगाऊं, ऑक्सीजन के लिए लगाऊं कि कार्बन के लिए लगाऊं, जल्दी बताओ। कार्बन। हाँ रुद्राक्ष, किसके लिए लगाऊं जल्दी बता। कार्बन के लिए। कार्बन के लिए क्यों लगाना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए क्यों नहीं लगाना चाहिए, ऑक्सीजन भी तो है यहाँ। चाहिए तो कार्बन ना, कार्बन का दिया हुआ है ना। हाँ चाहिए, हाँ बोल रहा है कि बेटा उसने ये लाइन दी है, ये पढ़ो लाइन, ऑल कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2 में। हाँ तो इसलिए कार्बन को लगाना पड़ रहा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता मुझे, ऑक्सीजन CO2 में भी है और कहीं और भी गया होगा, समझ गए ना मेरी बात। तो इधर कार्बन कितना है, 4 है ना, 2 यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू मोल्स ऑफ दिस वन, मोल्स ऑफ कार्बन KH3CO2O4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O इक्वल्स टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां से क्या लिखोगे, 4 इंटू वेट ऑफ ऊपर वाला कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड लिख दो सीधा बस अब तो मैं, वेट ऑफ कंपाउंड और डिवाइड बाई कितना, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, और इक्वल्स टू क्या चल देंगे, 1 इंटू 1 तो है ही, वेट ऑफ CO2, और वेट निकालना था ना इसलिए वेट में कन्वर्ट कर लिया, नहीं तो मोल निकालने होते पहली लाइन से कर लेता, मोलिकुलर वेट ऑफ CO2। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, तो बोलो भाई जल्दी। नो सर। अब वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, क्या क्या दे रखी वैल्यू याद रखना, 4 इंटू कितना दे रखा, 254 और ऐसा ही देता है, कट जाता है पूरा का पूरा, ऐसा ही देता है वो, उसकी मजबूरी है, वो तुम्हारे से कैलकुलेशन नहीं जानना चाह रहा, वो तुम्हारे से ये जानना चाह रहा है। हाँ बेटा उज्जवल कुछ पूछना चाह रहे हो, 1 इंटू, नो सर वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 44। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, तो वेट ऑफ CO2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, 44 इंटू 4 ग्राम आ जाएगा, WCO2 आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू 44 कितना आया बेटा, 176 है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताओ, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, है ना। मुझे उम्मीद है पीओएसी लगा लोगे, अब मुझे कोई बैलेंस इक्वेशन सिखाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में कुछ कि नहीं आया? यस सर। हाँ जी, तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपने देखो बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं, वो पीछे जो काम कराया है ना, वो तुम्हारे स्कूल के लिए है, समझना। और ये पीओएसी एक एडिशनल चीज है जो कि तुम्हें हेल्प करेगी कंपटीशन में, बस। क्योंकि कंपटीशन में आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने कहाँ से लेके आए क्वेश्चन का आंसर, कहाँ से नहीं लेके आए, तो पीओएसी इसलिए पढ़ाया जाता है, नहीं तो उसी में खेल सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे जो याद रह जाए उससे वो कर लेना क्वेश्चन। मेरा मतलब तो क्वेश्चन करने से होता है बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा, मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ जी, मैं जानबूझ के रीजन क्या है, जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मैं वहीं खत्म कर देता हूँ, सीधी बात ये है। आगे बढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं, बीच में टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, तो वो मेरे बस का काम नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैं कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा, एन फैक्टर पे जाऊंगा, इक्विवेलेंट वेट तक जाऊंगा, और पढ़ के आना, थोड़ा सा मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं भैया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू सर। हाँ थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।